अपराध अर्थात दहशत, हंगामा, तमाम तरह की बातें, अफवाहें, भ्रांतियां। आज की इस हाई टेक्नोलॉजी एज में किसी भी वारदात का रिश्ता सिर्फ विक्टिम और कानून से नहीं, बल्कि एक सजग समाज और एक सतर्क मीडिया से भी हो गया है। ऐसे में आपराधिक मामले ऐसा तूल पकड़ते हैं कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाता है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में बच्चों के साथ हुए अपराध के लगभग 1,06,998 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कई संगीन अपराध थे। साल 2005 में एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। लगभग 12 साल पहले उत्तर भारत के गांव में अपराध का ऐसा बवंडर उठा कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। इस अपराध ने भारत में अपराधों की परिभाषा बदल दी। माता पिता बच्चों को अपने घर से बाहर भेजने में डरने लगे। यह अपराध इंसानियत के मुंह पर तमाचा था। इन सारी घटनाओं के एक ही इलाके में केंद्रित होने को ध्यान में रखते हुए एक पुलिस पिकेट का गठन गांव निठारी में कर दिया गया। सर, इंडियन वुमेन कमीशन से गीता मैडम मिलने आई है। बुलाओ ना। जी सर। ये क्या हो रहा है आपके थाना क्षेत्र में? 15 लड़कियां गायब हैं और आप यहाँ पर हाथ धरे बैठे हैं। जल्दी कुछ कीजिए, बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। मैडम, हम लोग पूरी चौकसी बरत रहे हैं। उस इलाके में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी और जो कुछ हुआ है उसके अपराधियों को भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। ठीक है मैडम। चल भाई निकल। हम गाड़ी बंद करो, डिक्की खोलो, खोलो डिक्की। देखो पीछे से, नीचे देखो। साहब, मेरा लड़का चौक पर खेल रहा था, अचानक वहां से गायब हो गया साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस की गश्त रहती है वहां पर, पहरा पड़ा हुआ है हमारा वहां पे। मेरा लड़का उधरी से गायब हुआ साहब। साहब सिर्फ 6 साल का है साहब, हरे कलर का शर्ट पहना है साहब। ढूंढ दीजिए साहब, कैसे भी करके ढूंढ दीजिए साहब उसको। मेरी बच्ची साहब, मेरी बच्ची रिंकी नहीं मिल रही है साहब। वो खो गई कहीं। किधर थी बच्ची? निठारी चौक पर साहब, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े थे। मैंने उनको पूछा, मेरी बच्ची को कहीं देखा? किसी ने नहीं देखा साहब। मैंने मेरी बच्ची को सब जगह ढूंढ लिया साहब, कहीं नहीं मिल रही है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ दो साहब। नाक के नीचे से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, करते क्या है आप लोग? साहब 24 घंटे की गश्त है, 2 पीसीआर चक्कर काट रही है। तो फिर कैसे गायब हो गए बच्चे? सर हो सकता है बच्चे इस एरिया के ना हो। क्यों बहस कर रहे हो राकेश? उनके माँ बाप थाने आए थे, इसी इलाके के बच्चे हैं वो। आगे से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर मुझे तो लगता है कोई गिरोह या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। सही कह रहे हो, करो। ट्रैफिकिंग या फिर किडनैपिंग का केस हो सकता है, क्योंकि गायब होने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की, हमारी नाक के नीचे से। पता करो कोई और बात सुनने में आती है तो। सर वैसे भी लड़कियों के गायब होने के कुछ पुराने कंप्लेंट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग है। मतलब प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी हो सकता है। गौरव, 2 टीमें तैयार करो, अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो और नकली ग्राहक बनाकर भेजो, और पता करो किस किस इलाके में ये धंधा चलता है। रेड मारो सब जगह। सर कोई बच्ची मिली ऊपर? हाँ साहब, ऊपर की गोली में 4 बच्ची है। चलो
देखिए, पहचानिए इनमें से कोई है क्या? इनमें से मेरी बेटी नहीं है साहब कोई। हाँ नहीं है हमारी बेटी, इनमें से कोई हमारी बेटी नहीं है साहब। ये तो लड़कियां हैं साहब, मेरा तो लड़का था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, खाना पूर्ति मत कीजिए। 7 महीने से गायब है मेरी बेटी। क्या कर रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, हमारी बेटियां कहाँ हैं? जवाब दीजिए। ना जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है जमुना। हाँ, न जाने हमारी बेटी कहाँ होगी और किस हाल में होगी। पुलिस ने निठारी में अपहरण के बढ़ते मामलों को एक चौतरफा प्रयास से सुलझाने का अभियान चलाया, लेकिन फिर भी इस मामले से संबंधित कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस के लिए यह सिर्फ परेशानी का मसला नहीं बल्कि असमंजस में डाल देने वाली हकीकत थी कि 100-200 मीटर के दायरे में वो कौन था जो अपहरण की इतनी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। बच्चे आखिर गायब होते थे तो वो जाते कहां थे? अगर वो रेड लाइट एरिया या बेगिंग माफिया में नहीं धकेले जाते थे तो फिर वो किस मकसद से गायब किए जाते थे? पुलिस हैरान थी, लेकिन कभी कभी एक कारगर कदम से ज्यादा इंतजार बंद रास्ते खोल देता है। बाबा, कहाँ है मेरी बच्ची? बताइए ना बाबा। वो मर गई। मर गई? नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। नहीं मरी है वो। मैं ढूंढ निकालूंगी उसे। मैं ढूंढ निकालूंगी। हाँ हाँ मैं आती हूँ। हाँ हाँ अभी आ रही हूँ। ठीक है ओके। पापा मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। टाइम पे आ जाना बेटा, और अपना ध्यान रखना। जी पापा आप कितना फिक्र करते हो, टाइम पर आ जाऊंगी। जा। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। फोन भी बंद आ रहा है उसका। 22 बरस की बेटी है हमारी। 2 दिन का बोल के गई थी, अभी तक घर ना आई। अरे गई होगी अपनी सहेली वेली के घर। अरे आप FIR दर्ज कीजिए ना, 3री बार आ चुके हैं आपके पास इधर। देख भाई, गुमशुदा लोगों को ढूंढने के अलावा भी पुलिस को बहुत सारे काम है। NC हो गई ना, फोटो रखो और जाओ, ढूंढेगी अपनी पुलिस। साहब हमारी दरखास्त सुनिए। हम कई बार आ चुके पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मानसिक स्थिति कैसी थी आपकी बेटी की? मतलब किसी बात को लेकर परेशान हो, शायद इसलिए कहीं चली गई हो? डिप्रेशन में तो नहीं थी वो? आत्महत्या करने का ख्याल वगैरह? नहीं साहब, हमारी कोयल ऐसी नहीं थी। वो तो वहां काम ढूंढने गई थी। कहाँ काम ढूंढने गई थी? हाँ, वो मंदिर साहब की फैक्ट्री है ना उधर। मंदिर? कोठी भी है उनकी। बोल रही थी वहां भी पता करेगी वो। तो आपने वहां जाकर पता नहीं किया? गया था उधर, पर हाँ ठीक है, तूने माल भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा ना। हाँ, बिल नहीं भेजोगे तो पेमेंट कहाँ से मिलेगी? साहब। अच्छा ठीक है, चल फोन कर। क्या है? वो हमारी बेटी कोयल। कोयल? हाँ, वो यहाँ आई थी। यहाँ कोई कोयल वोयल नहीं आई। नहीं आई थी? साहब आप कहें तो अंदर देख लो एक बार। अरे पागल हो गया, मैंने कहा ना यहाँ कोई कोयल नहीं आई। जा यहाँ से। साहब मुझे लगा मेरी बेटी वहीं थी, उसी बंगले में। किडनैप कर लिया उन्होंने। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, ये मोहिंदर सिंह मंदिर इस इलाके का बड़ा बिजनेसमैन है। बंगलो नंबर A5 में रहता है। और कोई जानकारी? सर, खबरों के मुताबिक वो थोड़े लूज कैरेक्टर किस्म का आदमी है, शराब और औरत का चक्कर। मतलब कॉल गर्ल्स अकेला रहता है क्या? जी सर, उसकी फैमिली तो चंडीगढ़ में रहती है, लेकिन वो यहाँ अपने नौकर के साथ रहता है। इसके नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और जिस दिन कोयल गायब हुई
उसके आसपास के कोयल के भी सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाल दो। सर आप एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सर। डॉक्टर आदिल वापस आ गया है। पूछताछ करके आओ उससे। सर चेतन तलाशी लो। हाँ साहब। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है? क्या डॉक्टर, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है क्या? बच्चे कहाँ हैं? गांव से गायब हुए बच्चे कहाँ हैं? अरे आप प्लीज बाद में आइएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब? चेतन कुछ मिला? अंदर तो कुछ नहीं है साहब। आपको? नहीं साहब, यहाँ भी नहीं मिला कुछ भी। देख डॉक्टर, बाहर के हालात ठीक नहीं है, और अगर हमें पता चले ना कि इन बिगड़े हुए हालात में तेरा हाथ है तो तू समझ लेना। और हाँ, आगे से किसी शादी में जाने से पहले हमसे पूछ के जाना, समझ गया? ठीक है। साहब आप तो साहब कुछ पता चला मेरे बच्चे का? अभी तक तो नहीं, कुछ पता चलते ही बताते हैं। पहले से ही निठारी से लगातार कई बच्चे गायब हुए थे और अब ये 22 साल की लड़की के गायब होने से संदेह का घेरा और मजबूत हो गया था। सर अगर ये बात तो सच है कि कोयल मंदिर को जानती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोयल और मंदिर के बीच फोन पे बातें हो रही थी। जिस दिन कोयल गायब हुई थी उस दिन कोयल और मंदिर की कोई बातचीत? नहीं सर। और उस दिन कोयल की लोकेशन? दिल्ली। उस दिन बातचीत ना हुई हो, लेकिन पहले तो बातें हुई हैं। बुलाओ इस मंदिर को थाने। सर उस लड़की कोयल ने अपने फोन से आपसे बात की थी और वो उसका आखिरी कॉल था, और उसके बाद से उसका फोन बंद है। देखिए, मैं अपनी बात फिर से दोहरा देता हूँ। मुझे कई लोग फोन करते हैं, अरे भाई किसी को काम चाहिए होता है, किसी को फैक्ट्री का माल चाहिए होता है। अब कर लिया होगा उसने। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना कि 7 नवंबर को मैं चंडीगढ़ में था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। लेकिन लड़की के फादर हरीलाल का कहना है कि वो आपके घर आया था और आपसे मिला भी था उस दिन। अगेन आई डोंट रिमेंबर। और आप फिजूल में मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे भाग गई होगी किसी के साथ। लेकिन उसका कहना है कि वो खास तौर पर आपके घर काम मांगने गई थी, ये बोलकर कि मंदिर जी के घर जा रही हूं। आई डोंट रिमेंबर। खैर, ये तो हुई सिर्फ एक फोन की बात। ऐसे पता नहीं कितने ही फोन किए हैं आप दोनों ने एक दूसरे को। पूछ सकता हूं किस लिए? सिर्फ काम मांगने के लिए? देखिए मंदिर जी, अगर आप खुलकर सच सच हमें बताएंगे ना तो हमें आपकी रिमांड नहीं लेनी पड़ेगी। देखो ऑफिसर, आपको जो करना है ना वो कर लो। अरे यार, मैं भी अपने वकील को ही फोन कर लेता हूं ना। लड़की का मामला है, देख लीजिए, कोर्ट भी रियायत नहीं देगा। बदनामी होगी सो अलग। और वैसे भी आजकल मीडिया तक बात पहुंचने में टाइम नहीं लगता। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता देता हूं। वो लड़की दरअसल कोयल जो है वो प्रोस्टिट्यूट है। मैं खुद उसे एक रात के 25,000 रुपए देता था। मतलब जब जब मैं इधर चंडीगढ़ से नोएडा आता था तो उसे बुलाता था अपने पास, फिर सुबह सुबह वो चली जाती थी। लेकिन उसके बाप ने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। उसका बाप ही तो उसकी दलाली करता था। मैं उसके बाप को 40,000 रुपए महीने देता था, वो भी अलग से। वो खुद ही अपनी लड़की को मेरे पास भेजा करता था। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं करती थी। मेरी कोयल ऐसी नहीं थी। और कोई बाप भला ऐसा करेगा क्या? वो बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए साहब, ढूंढ निकालिए। क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। शायद बाबा ने सच ही कहा था।
हे भगवान, न जाने मेरी बच्ची मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। कोई कुछ भी बोले भैया, मैं नहीं मानता। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। जिंदा है वो, खाली हाथ गांव कैसे वापस जाऊं? कभी कभी रात इतनी गहरी हो जाती है कि यकीन नहीं होता कि इस रात की सुबह होगी। लेकिन निठारी के इस केस में अंधेरी सुरंग में चलती पुलिस को सिर्फ एक रोशनी की तलाश थी। किडनैपिंग की अनेकों वारदातों से जूझती पुलिस के सामने कोयल का केस कुछ सुरागों सहित आया था, लेकिन अचानक तहकीकात का रास्ता ओझल हो गया। न गवाह मिल रहे थे, ना ही सबूत। लेकिन अपराध में तथ्य खोते नहीं हैं, छुप जाते हैं और एकाएक उभर कर आ जाते हैं। मुझे इस इलाके में 24 घंटे गश्त चाहिए। सर, कोयल का फोन अचानक एक्टिवेट हो गया। नोएडा सेक्टर 45 की एक लोकेशन आई। फौरन एक टीम रेडी करो और वहां के लिए निकलो। सर, क्विक गो। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? साहब वो फैक्ट्री में काम करता है, उसी ने दिया है मुझे। किसने दिया? शिवचरण नाम है साहब उसका, वो सेक्टर 22 में क्यों रहता है। ये मोबाइल तुमने कभी को बेचा था? हाँ साहब, लेकिन ये मोबाइल मुझे पंकज ने दिया। अपने लोग क्या लेते वहां पे? कौन है, दिखाओ। पंकज तेरा नाम है? हाँ साहब। तूने इसे मोबाइल दिया था? हाँ साहब, मेरे पास था पर मैं बेच दिया। क्यों बेचा? साहब भाई ने बड़ा मोबाइल लेके दिया तो फिर मेरे को उसका क्या काम? तेरे पास फोन आया कहाँ से? मालूम नहीं साहब, वो बंदा था, वो मेरे को मार्केट में मिला था। फोन में सिम था? हाँ साहब है। दिखा जरा। कोयल का मोबाइल क्या मिला, मानो पुलिस के लिए तहकीकात का पुख्ता रास्ता खुल गया। कोयल के मोबाइल में सिम कार्ड और सिम कार्ड से जुड़े यूनिक IMSI नंबर को पुलिस ने इलाके के सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को भेज दिया। चंद ही घंटों में पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यूनिट के हाथ एक हैरत अंगेज तथ्य लगा। लेकिन क्या यह तथ्य तहकीकात की राह में बढ़ता एक कदम था या फिर पुलिस और माँ बाप के लिए निराशा की एक बेड़ी? सर, हाँ करो। कोयल के मोबाइल में जो सिम था, हाँ, वो किसी रविंदर तोली के नाम से रजिस्टर्ड है। टोली A5 सर, ये तो मंदिर के घर का एड्रेस है। राइट सर, सारे इशारे तो उसी के घर की तरफ मिल रहे हैं। गौरव, पहले बाप हरिलाल का ये कहना कि कोयल कोठी पर गई थी, उसके बाद मोबाइल कॉल लोकेशन का मैच करना और अब ये पक्का सबूत, ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। चलो। सवाल था पहले से गायब हुए 45 बच्चों का और अब इस 22 साल की लड़की कोयल का। आखिर ये बच्चे कहां थे? कोयल का मोबाइल तेरे पास कहां से आया? कोयल? मैं किसी कोयल को नहीं जानता साहब। तेरा मालिक मंदिर तो बोल रहा था कि इसके घर आती है और तू बोल रहा नहीं जानता। हो सकता है, लेकिन मुझे मोबाइल श्यामवीर ने दिया।
कौन श्यामवीर? वो पास के 8 बंगले के माथुर साहब का ड्राइवर है। उसके पास कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने दिया मैंने ले लिया। श्यामवीर को जानते हो? हाँ साहब, मेरा ही नाम श्यामवीर है। कोहली को जानते हो? हाँ साहब, F5 में मंदिर साहब का नौकर है वो। तुमने उसको कोई मोबाइल बेचा था क्या? मैंने नहीं बेचा, उसका फ़ोन आया था अल्मोड़ा से। बोला एक मोबाइल है उसका, अगर कभी कोई इंक्वायरी हो तो मुझे बोला बोलने को कि मैंने उसको बेचा है। जानता है कि नहीं जानता? नहीं साहब। अच्छा, तो फिर उस दिन पीसीओ से उसे फोन क्यों किया था? मुझे नहीं मालूम साहब। तो तेरे मालिक मंदिर से मिलती थी? पता नहीं। फोन करती थी? मुझे नहीं पता साहब। उसका फोन तेरे पास कैसे आया? रास्ते में पड़ा हुआ मिला। कौन से रास्ते में? मार्केट के रास्ते में। देख, सच सच बता दे कि माजरा क्या है, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा, बता रहा हूँ तुझे। सब सच सच बता तो रहा हूँ साहब, और क्या बोलूँ? एकदम सच बोल रहा हूँ। सर, मैं देखता हूँ। सर, बहुत उसे सच बोलवाया मैंने, लेकिन ऐसा कठिन आरोपी नहीं देखा, कुछ बोलता ही नहीं। ये मुंह खोल नहीं रहा है और ऊपर से फोन पे फोन आ रहा है, दिमाग की नसें फट रही हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फ्रेश होकर फिर आते हैं। सर चलो। कुछ पता चला तुम्हारे बेटे राजा का? नहीं। और तुम्हारी बिटिया दीपा का? कुछ पता नहीं चला। पता नहीं जमीन खा गई या आसमान में गल गई। देख भाई, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। अब तो सुन मेरी बात, या तो जो कुछ भी हुआ है तू हमें सब कुछ सच सच बता दे, या फिर तेरी लाश निकलेगी यहाँ से। सोच ले, 5 मिनट है तेरे पास, क्योंकि हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझ गया? अब तुझे क्या करना है तू देख ले, हम तो भाई हमारे हिसाब से ही काम करेंगे। हाँ भाई, क्या सोचा? क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहा सर। नहीं बोला? इंतजाम कर दो इसका। हाँ कर दो। साहब, साहब, मैंने मारा कोयल को। मार दिया? बॉडी का ठिकाने लगा दिए। किधर? बस फेंक आया। किधर फेंक कर आया? मालूम नहीं। देख, अब तू मजबूर कर रहा है। कैसे यकीन कर ले तेरी बात का? पर्स और दुपट्टा है। कहाँ पर? बंगले के पीछे। साहब यहाँ। यहाँ पे? हाँ साहब। कहाँ? वो दुपट्टा और उधर पर्स है। निकालो।
और भेजा मत खराब कर, नहीं तो। साहब बुलाते थे उसको, धंधे वाली थी, शाम को आती थी, सुबह चली जाती थी। फिर मुझे भी जच गई, मैंने उस रोज फोन किया और आने को बोला। आओ ना। क्यों रे, किस पार्टी के बारे में बात कर रहा था तू? अरे वो एक साहब है, मिलवाता हूँ मैं तुझे बाद में, पहले थोड़ा मुझे भी खुश कर दे। तू चल है, पैसे है ना? कितने? 500। 500 रुपए के लिए ना मैं अपने नाखून ना दिखाऊं। तू दूर बैठ के ना मुझे देख, मैं जा रही हूं। सुन तो, तू तो बुरा मान के देख मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था। पार्टी से तो मिलके जाना। तू बैठ ना इधर, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ, आजा। बेकार में नाराज हो रही है, अक्सर तो आती रहती है इधर, आ बैठ। बुरा मान गई जरा सी बात का। अभी लेके आया मैं चाय। हाँ, $500 बोला मैंने, तो बोली 500 में तो मैं अपना नाखून भी नहीं दिखाऊंगी। मुझे खुंदक आ गई, मैंने मार डाला। फिर क्या? वो तो मर चुकी थी ना? हाँ, लेकिन मैंने कोशिश की। लाश के साथ? पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए तोली की पत्नी से बातचीत की, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने इन हत्याओं का इल्जाम तोली के मालिक मंदेर पर डाल दिया। और अगर मंदिर साहब ने उससे ये सब कराया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी एक लाश के साथ संभोग कर सकता है वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान। क्या सोच रहे हैं सर? गौरव, हमारी गश्त भी इसी इलाके में, और इसी इलाके से 24 बच्चे गायब हैं, खासकर लड़कियां। अगर ये सेक्स के लिए इतना पागल है तो हमेशा करता होगा, और इसे कोई ना कोई चाहिए। मतलब ये कि अगर ये कोयल जैसी लड़की का ऐसा हाल कर सकता है तो बच्चे तो सॉफ्ट टारगेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे मिसिंग बच्चे इसी की दरिंदगी का शिकार हुए? इनको जानते हो? ये जुम्पा है। मैं उस दिन गेट पे खड़ा था, वो भी वहां आई। मैंने उससे कहा नौकरी चाहिए, और मेम साहब से मिलाने के बहाने में उसे अंदर ले गया। फिर पीछे से आया और आके उसका गला घोट दिया, उसके साथ सेक्स किया, लेकिन हुआ नहीं। फिर मैं उसे ऊपर ले गया, उसकी छाती और हाथ काट डाले। बॉडी का क्या किया? थोड़ा खाया। क्या खाया? हाँ, मैं खा लेता था और बाकी फेंक देता था। और बाकी बच्चे? ऐसे ही। और उनकी लाशें? वही है, घर के पास। पुलिस के सामने आज एक ऐसा मसला था जो उनके अनुभव और उनकी काबिलियत को चुनौती देने वाला था। एक ऐसा मामला जिसमें आने वाले वक्त में खुलने वाली परतें उनके बर्दाश्त करने और सहन करने की शक्ति का इम्तिहान लेने वाली थी। यहाँ है साहब, कचरे के नीचे। यहाँ? खोदो खोदो।
बच्चों की हड्डियां प्लास्टिक की थैली में फेंक दी? मालूम था साहब, बंद प्लास्टिक में बदबू कम आता इसलिए बंद। और बाकी की हड्डियां कहाँ हैं? पास में नाला है, उसमें फेंक दी। साहब, इसी नाले में। नाले में ढूंढने के लिए आदमी बुलवाओ। सब, पीछे पीछे। अरे हरिया, वो बड़ी वाली कोठी में लाश मिली है। चल 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 चल। अरे बच्चों की लाश मिली, चलो 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 जल्दी चलो। इस घिनौनी हरकत के पीछे घर के नौकर रविंदर तोली और घर के मालिक मोहिंदर मंदेर का हाथ बताया जा रहा है। देखा मम्मा, देखा ना आपने, अभी तक तो कोई सबूत मिला नहीं है और मीडिया ने पापा को दोषी भी करार दे दिया है। मैं जा रहा हूँ मम्मा। मेरा कोई कसूर नहीं है जी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, किसने किया। मुझे तो इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे मान ले? तुम्हारे अपने घर में इतना बड़ा हत्याकांड रचा गया और तुम्हें भनक तक नहीं लगी? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। मैं तो यहाँ बहुत कम ही रहता था, मुझे क्या पता ये सब कब हुआ। यहाँ 24 घंटे तो रविंदर ही रहता था। मैं तो यहाँ कभी कभी आया जाया करता था। मेरा यकीन मानिए, मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब तुम्हारे अपने घर में क्या चल रहा था तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था? बिल्कुल नहीं जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको अपने घर पे इस वक्त क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? इसी तरह मेरी पीठ पीछे यहाँ कौन क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। मैं आपको सब बात सच सच बता चुका हूँ सर। मंदिर साहब जब भी चंडीगढ़ से यहाँ आते हैं तो वो यहीं रहते हैं नीचे। तू कहाँ रहता है? मैं ऊपर। लाशें कहाँ काटता था? ऊपर। रास्ता बाहर से है। चल यहाँ। हाँ साहब चल। सोता है? जी साहब, मैं इधर ही सोता हूँ। लाशें किधर काटता? उधर। चल। इधर ये बाथरूम में? हाँ साहब, इसी बाथरूम में। नोएडा को भारत में न्यूज मीडिया का हब माना जाता है। यहाँ पर सभी बड़े न्यूज चैनल के ऑफिसेज हैं। उसके बिल्कुल पास ही निठारी में हुई ये घटना पहले तो इस सो कॉल्ड अलर्ट मीडिया की नजरों में नहीं आई वर्षों तक, और जब आई तो सनसनीखेज खबर की ताक में बैठा मीडिया इसकी तरफ ऐसे लपका जैसे बरसात के इंतजार में सूखी धरती। लेकिन मीडिया ने भी खबर को खबर की तरह से नहीं बल्कि विचार विमर्श और कई तरह की अटकलों से निठारी हत्याकांड को एक ऐसा जामा पहनाया कि कानून और व्यवस्था का संतुलन टूट गया। पब्लिक बेकाबू हो गई।
देखिए, अब तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष मिल चुके हैं। प्रारंभिक जांच से लगता है कि ये ज्यादातर बॉडीज बच्चों की हैं। ये किन लोगों की बॉडी है सर? ये हम फोरेंसिक जांच के बाद ही बता पाएंगे। सर सुनने में आया है कि घर के नौकर का भी इसमें कुछ हाथ है। देखिए, फिलहाल जांच चल रही है तो कुछ कह नहीं सकते। सर आपको क्या लगता है, घर के मालिक का भी इसमें कोई रोल है? जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त जांच चल रही है, जैसी कोई जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू। सर कुछ सवाल और। सर नोएडा के इस घर से अभी तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष बरामद हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में लापता हुए बच्चों, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी, ये अवशेष उन्हीं के बताए जा रहे हैं। तो जैसा नौकर वैसा ही मालिक, एक ही रट लगा रखी है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, नौकर झूठ बोल रहा है। सब वैसे 10 दिनों का रिमांड मिला है, मंदिर से सच उगलवा लेंगे। ठीक, लेट्स गो। सर आप समझ लीजिए कि पापा के एब्सेंस में तोली घर का मालिक ही था। वो घर में ऊपर रहता था और उसके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब आप बताइए कि पापा को कैसे पता चलेगा कि तोली ऊपर क्या कर रहा है, ना उनके रहते और ना उनके एब्सेंस में, क्योंकि ऊपर कोई आता जाता था ही नहीं। सर मतलब तुम ये कह रहे हो कि इतने सारे मर्डर हो गए और तुम्हारे पापा को भनक तक नहीं लगी? अच्छा सा वकील कर लो अपने पापा के लिए, क्योंकि वो बचने वाले तो नहीं है। सर प्लीज आप एक बार देखो ना मेरे पापा का। तेरा बाप गुनहगार है, तेरे बाप का केस कोई नहीं। सर उन्होंने नहीं किया। सर एक सर पापा मेरे इनोसेंट है सर। सर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप एक बार ये पेपर पढ़ो तो सही। क्यों पढ़ा है अपने बाप को बचाने के चक्कर में? भुगतने दे उसको अपने कर्मों की सजा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया ने उन्हें फ्रेम कर रखा है सर। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर। मेरे 25 साल के तजुर्बे में आज तक किसी आरोपी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं गुनहगार हूँ। निकल यहाँ से। जसविंदर सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। पापा आपको भरोसा है ना मुझ पर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन बस आप हिम्मत रखें। यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं मुझे। यहाँ बात बात में गालियाँ देते हैं, मारपीट भी करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, रतन लगा हुआ है एंड he'll manage everything. Don't worry, आप बहुत जल्दी बाहर आओगे। आप भरोसा तो रखो, कोई ना कोई वकील हमें बहुत अच्छा मिल ही जाएगा। क्या कहा आपके पापा ने? My father is innocent. लेकिन सारे सबूत तो उनके ही खिलाफ हैं। कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने, लेकिन मैं उनको यहाँ से निकाल कर रहूंगा। बेगुनाह है वो। लेकिन कितने परिवार वालों ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं? भला ऐसे कैसे बच सकते हैं वो? प्लीज यार जाने दीजिए हमें। नहीं सर, कुछ तो पुलिस ऐसा कैसे जा सकते हैं? सर कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रविंद्र अपने मालिक के डर या वफादारी से झूठ बोल रहा है या फिर सच? वो अकेले ही गुनहगार है या फिर दोनों शामिल है, या फिर कोई कम कोई ज्यादा? सर हमारे हाथ सच्चाई तो लगी है लेकिन अभी भी अधूरी है। सही कह रहे हो गौरव, सच्चाई हमारे हाथ लगी है लेकिन अधूरी, और इसीलिए पूरी सच्चाई को खोज निकालने के लिए दोनों के नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल गई। अहमदाबाद चलने की तैयारी करो। कभी कभी सच झूठ का नकाब पहन कर आता है और झूठ सच का। ऐसे में सच तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बेटा बाप को बचाने की जद्दोजहद में जुटा था, पर क्या वाकई में बाप निर्दोष था? कम से कम मंदेर ने प्रोस्टिट्यूशन की बात तो खुद ही कबूली थी, लेकिन एक ही घर में बरसों से बलात्कार और हत्याओं का सिलसिला चल रहा था और तोली के मालिक को इस बात की भनक तक नहीं थी। इस बात को हजम करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कानून अटकलों के आधार पर अपना काम नहीं करता। उसे सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। सबूत तो थे लेकिन गवाही नहीं थी। दोनों ही आरोपी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे, इसलिए पुलिस को अपना रवैया सख्त करना पड़ा। तुमने सब बच्चियों का बलात्कार किया? हाँ। शुरुआत से बताओ। पहले मैंने एक मारा। क्या उम्र थी उसकी? 8 बरस की थी। उसके बाद? हाँ, दीपा। उसकी क्या उम्र थी? 10।
क्या लगता है आपको, दिमाग ठीक है इसका? सब पागल है ना, साइकोटिक, सिर्फ फैंटेसाइजिंग, कल्पना, इससे कुछ नहीं होता। कोशिश करता था, पहले जहां काम करता था वो, उधर उसे कोई चांस नहीं मिला। मंदिर के पास लड़की आती थी, उसको ये अच्छा नहीं लगता था। उसने ये सब किया क्यों? उसका कहना ये है कि उसे कोई सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती थी, हंसती थी उस पर, बोलती थी मार काट खा, किल कट ईट। सर मुझे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा है। बच्चों का मांस भी इसी ने खाया? जी, अपने पूरे करियर में ऐसा घिनौना केस नहीं देखा कभी। अच्छा, अपने मालिक के बारे में उसने कुछ बताया? क्या इस सब में उसका भी हाथ है? नहीं। सर, ये पापा की फाइल। जानता हूँ, देखा है टीवी पे। अब बेकार आए हो इधर, आपका केस कोई नहीं लेगा। सर एक बार आप फाइल तो देखिए सर प्लीज। ये देखिए सर, जब जब मर्डर हुआ पापा वहाँ थे ही नहीं सर। ये उनके कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर, और ये उनकी लोकेशन। सर बिना सच्चाई जाने तो कोर्ट भी फैसला नहीं लेता सर। आप एक बार फाइल तो चेक कीजिए। लो, बैठिए। इसके हिसाब से आपके पापा का केस बनता है। हाँ, मीडिया में बवाल है कि रविंदर तो एक मोहरा था, सारा खेल तो आपके पापा खेल रहे थे। केस तो बतेरे होंगे उन पे, पर आप किस सिलसिले में आए हो? अब सर आप ही देख लीजिए, जुम्पा खलदार का मामला पुलिस ने नहीं, कोर्ट ने सम्मन किया है, और अभी हम तो अक्यूज है ही नहीं सर। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सर। 2 साल गुजर चुके थे और किसी भी अभियुक्त को सजा नहीं हुई, इसलिए लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था और मामले की नजाकत को देखते हुए केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सर, ये केस से रिलेटेड सारी फाइल्स और सील्ड एविडेंस, बाकी सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और फाइल्स शर्मा जी को ऑलरेडी दे दी। थैंक यू ऑफिसर। थैंक यू सर। यहीं पर कचरे के ढेर में थैलियों के अंदर हड्डियां पड़ी हुई थी। सर, मंदिर के बेटे रतन ने ये एविडेंस भेजे हैं सर। इसके मुताबिक वारदात के टाइम पे मंदिर यहाँ निठारी पे था ही नहीं। शर्मा, तुम एक काम करो, हर विक्टिम के घर जाओ और कुछ ऐसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो जो पहले हमारे रिकॉर्ड में ना हो। ये सारे विक्टिम मजदूर लोग हैं जो काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, तभी मुजरिम अपना काम करे। यस सर, माँ बाप अपने काम धंधे में रह गए, अपने बच्चों के लिए उनकी गफलत ने जुर्म का एक नया बीज बो दिया। शर्मा, एक काम करो, तुम सबके माँ बाप का डीएनए टेस्ट करवाओ। आई नो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा। सबसे बात करो और सबको यकीन दिलाओ कि कानून अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। कानून की नजरों में सब एक है, सबको इंसाफ मिलेगा। सर, यस सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? सीबीआई वालों का फोन था, और मरे हुए बच्चों का रिपोर्ट बताने वाले हैं। अब बैठ इधर, तू टेंशन मत ले, इस रिपोर्ट में अपने बच्चे राजा का नाम नहीं है, कुछ नहीं होगा अपने बेटे को। मैं जा रहा हूँ, सर से मिल के आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? जिन जिन बच्चों की हड्डियां और
जो भी बचे कुचे अंग मिले थे उनकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और आप लोगों से ब्लड सैंपल जो लिया था उसके आधार पर अब पता चल जाएगा किन किन बच्चों की हत्या हो चुकी है। उनके नाम है जुम्पा खलदार, झुम्पा खालदार। इस मामले में चार्जेस जघन्य नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिक एक्ट यानी अनैतिक देह व्यापार और हार्बरिंग, मतलब अपने काम निकालने के लिए किसी और को उकसाना। चांस तो बनता है आपके पिताजी की रिहाई का। आ गया क्या मैंने, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हटिए ना, जगह तो दीजिए। अरे जब तक फांसी नहीं मिलता मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जब जब इस कोर्ट में वापस आएगा तब भी हम ऐसे ही मारेंगे इसे। घटना के रोज यानी 12 मई 2006 को मेरे क्लाइंट मिस्टर मंदिर तो निठारी में थे ही नहीं। ये इनकी मोबाइल लोकेशंस आप खुद ही देख लीजिए। आदमी की लोकेशन में और फोन लोकेशन में अंतर होता है। बच्ची को किस दिन मारा और कितने दिन कैद में रखा कौन जानता है। योर ऑनर, साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि बच्चों की हत्या एग्जैक्टली कब हुई थी। मिस्टर मंदिर तो निठारी में रहते ही नहीं थे, बस आना जाना लगा रहता था। इनका घर परिवार चंडीगढ़ में और कारोबार दिल्ली में, और ना जाने कहां कहां इनके हजारों क्लाइंट्स। इसीलिए ऑनर, अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने निठारी जैसी बस्ती को चुना। गरीब और पर्दे से आए हुए बेसहारा लोगों को टारगेट किया। हर मोड़ पे गरीबों को धुतकार मिली है। इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इन्हें पता था कि उन गरीबों के आगे पीछे कोई नहीं है। योर ऑनर, रविंद्र तोली ने हत्या की है, बलात्कार किया है और इंसान का मांस खाया है, और ये सब उसने मिस्टर मंदिर के कहने पर किया है। मैडम, हमारे सीबीआई ऑफिसर की टीम वहां मौका वारदात पे गई थी। उन्हें वहां जो सबूत मिले हैं उनके बारे में सीबीआई ऑफिसर अमित बैल आपको बताएंगे। मिलॉर्ड, जब दोबारा उस घर के कोने कोने को छाना गया तो हमें पोर्नोग्राफी मटेरियल, सीडी और कॉल गर्ल्स के नंबर्स और उनकी डिटेल पता चली, जो माननीय अदालत में हम जमा करा चुके हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सारी दलीलें बेबुनियाद है। किसी घर में ऐसे चीजों का पाया जाना यह साबित नहीं करता कि वो ऐसे संगीन अपराध का मुजरिम है। ये सारी चीजें तो किसी भी घर में मिल सकती है। लेकिन कोई भी आदमी घरों में लड़कियां नहीं लाता। इस बात के कई गवाह पेश किए जा चुके हैं। खुद मोहिंदर सिंह मंदिर का साइन किया हुआ कन्फेशन है। योर ऑनर, पुलिस ने मिस्टर मंदिर से पूरे कागज पे दस्तखत दिए हैं। इन्होंने अपने होशो हवास में जानते बूझते किसी गुनाह को कबूल नहीं किया है। आप खुद ही देख लीजिए, सीबीआई ने भी पुलिस के उन दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लिया है। योर ऑनर, उन कागजों को इकबाल जुर्म नहीं माना जा सकता। इस मनोवृत्ति का आदमी क्यों ये सब अपराध नहीं कर सकता? योर ऑनर, सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि मोहिंदर सिंह मंदिर अपराधी है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू मैम। मैं डिफेंस की ओर से दी गई दलीलों से संतुष्ट नहीं हूँ। ये कोर्ट मिस्टर मोहिंदर सिंह मंडेर पे आईपीसी धारा 302 और 120 बी के तहत रेप और एब्डक्शन के मामले में केस चलाने के ऑर्डर्स देती है। अदालत ये मानने से भी इनकार करती है कि इनके घर में इतने सारे कत्ल हुए और इन्हें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है कि इनके घर में इतनी वारदातें हुई और इस बात का इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। जुम्पा खलदर की हत्या वाले दिन मिस्टर मंदिर वारदात की जगह पर मौजूद थे, ये साबित हो चुका है। फिलहाल ये लड़ाई गुनाह और बेगुनाही की नहीं, बल्कि सच और झूठ की और डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की जरा की रह गई थी। कुल 13 मामले थे जिनकी सीबीआई जांच कर रही थी और कुल मिलाकर ये मामले 40 के करीब थे। मैडम, रविंद्र तोली का रिकॉर्डेड कन्फेशन है हमारे पास। मैं उसे चलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। धन्यवाद।
मार देता था, अपना मन पूरा कर लेता था, फिर काट लेता था, धोके खा लेता। योर ऑनर, माननीय अदालत से हमें पूरे इंसाफ की उम्मीद है। तमाम गवाहों, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और अन्य साक्ष्यों को जांचने के बाद यह अदालत कन्विक्ट 271 रविंद्र टोली और कन्विक्ट 529 मोहिंदर सिंह मंदेर को झुम्पा खलदर की हत्या और बलात्कार के जुर्म में आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी करार मानती है। इस संबंध में कोर्ट अगले मंगलवार को सजा मुकर्रर करेगी। एक अमीर आदमी को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं ये लोग, फिर चाहे वो गुनहगार हो या नहीं। और अब मीडिया वालों को क्या चाहिए? आप लोगों के लिए तो न्यूज बनती है, क्यों? लेकिन मैं अपने पापा का आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगा, लड़ूंगा उनके लिए, क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है हमारे साथ। रतन 2 मिनट सर, बात तो करने दीजिए। हाँ कर लेना, 2 मिनट बात तो कर लेने दो। इंटरव्यू तो बनता है सर। बनता है भाई, सांस तो लेने दे। हाँ भाई सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है कोर्ट तुम्हारे पापा को मौत की सजा देने वाली है। अब एक ही रास्ता है, देने दो कोर्ट को मौत की सजा। इसके खिलाफ मत जाओ, बाद में हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। उससे क्या होगा? देखो, डेथ सेंटेंस के खिलाफ अपील जल्दी आती है, उम्र कैद में 20-20 साल लग जाते हैं। नो रिहाई नो बेल। बोलो क्या कहते हो? यह अदालत रविंदर टोली और मोहिंदर सिंह मंदेर को आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी करार देती है और मौत की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। भगवान बहुत अच्छा किया, इस पापी को सजा मिल गई। आज के बाद अमीर और गरीब सबके बच्चे बच जाएंगे। सच सामने आ गया था, गुनहगारों को सजा मिल चुकी थी, लेकिन रास्ता अभी और भी तय करना था। कई परिवारों को न्याय का इंतजार था और इसके अलावा अपराधी अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करने वाले थे। झुम्पा खलदर को न्याय मिल चुका था, लेकिन दीपा की मां अब भी न्याय के लिए अपना सर पटक रही थी। साहब, मेरी बेटी दीपा को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, अभी तो केस की शुरुआत हुई है, भरोसा रखिए, माननीय अदालत पूरा इंसाफ करेगी। साहब मेरी बेटी को भी इंसाफ दिलाओ। आप भरोसा रखिए, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे थे। इंसाफ की तरफ उम्मीद भरी नजरें बढ़ती जा रही थी। सीबीआई की एक टीम ने बाकी केसेस के सबूत भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। छोटी से छोटी जानकारी को भी बटोरा जा रहा था। इतने बड़े और घिनौने जुर्म का पर्दाफाश हुआ था। लोगों को जुर्म के तरीके पर हैरानी थी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी महिलाओं तक किसी को नहीं बख्शा गया था। ऐसे वाकयात भारत देश में कम ही सुनने को मिलते हैं। मीडिया ने भी इस केस को जमकर माइलेज दी। आखिरकार इस ऐतिहासिक केस की ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आ ही गई। दीपालाल हत्या और बलात्कार केस में यह अदालत मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र तोली को सजाए मौत का पात्र मानती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। कोयल हरिलाल केस में ये अदालत मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र तोली को कसूरवार ठहराते हुए सजाए मौत देती है। सर भाई, ये हाई कोर्ट में अपील लगानी पड़ेगी। एक तूफान शांत हुआ, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र तोली के वकीलों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मोहिंदर सिंह मंदेर के वकील द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर मोहिंदर सिंह मंदेर के वारदात वाले दिन अलग अलग जगह पर होने के कारण हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी,
लेकिन रविंद्र तोली की सजा को बरकरार रखा। तो क्या कहेंगे आप? हमारे बेटे के साथ अन्याय हुआ है। ये कोर्ट का फैसला गलत है। कोर्ट ने उसे रिहा करके बहुत गलत किया। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे उसे, मैं कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अरे रतन भाई, अभी तो सिर्फ झुम्पा खालदार मामले में बरी हुए आपके पापा। अभी भी 18 केसेस और है, रास्ता लंबा है। बेटे का बाप को छुड़वाने का प्रयास एक केस में तो सफल हो गया था, लेकिन क्या यह सत्य की विजय थी या फिर झूठ की कोई चाल? फिलहाल यह कहना मुश्किल था। लेकिन विक्टिम्स के परिवारजन फिलहाल इस जजमेंट से बेहद नाराज थे, हर्ट थे। पर 20 जुलाई 2014 को एक ऐसी खबर आई जिसने दुखती रगों पर मलहम का काम किया। विक्टिम्स के परिवार वालों का न्याय पर यकीन एक बार फिर से पुख्ता हो गया। रविंद्र, क्या हुआ वकील साहब? राष्ट्रपति जी ने मेरी दया याचिका रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर दी? फिर क्या? मौत की सजा। रविंद्र, तुम्हारी फांसी टल गई है 6 दिनों के लिए। 6 दिन के लिए? तुम्हारी फांसी पर स्टे लग गया है 1 दिसंबर तक। पर फांसी तो फिर भी होगी ना? पापा की गल है? नीचे पुलिस आई है। पुलिस क्यों? कह रहे हैं कि आपकी बेल खारिज हो गई है और रिंकी सिंह के केस की तारीख लग गई है। अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। आपके बेटे राजा का डीएनए आपके ब्लड से मैच हो गया। माँ बाप के लिए अपने बच्चे की मौत से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। कानून की पेचीदगियों के साथ लाख आंख मिचोली खेलने के बावजूद मंदेर और कोली को उनके किए की सजा मिल ही गई। इस केस में एक वो वक्त भी आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर एक के बाद एक केसेस में मौत की सजा मिलने के कारण मंदेर और तोली के अपराधों का मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में जा पहुंचा। आखिर 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने तोली की मौत की सजा को कायम रखा और मंदेर भी आज मौत की सजा के साए में जी रहा। 2017 में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से दोनों ही अपराधियों को दोषी मानते हुए एक और केस में फांसी की सजा सुनाई। 8 मामलों में अब भी आखिरी फैसला आना बाकी है। कई परिवार अपने बच्चों के संबंध में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और जिनके परिवारजन अपने आप को न्याय से वंचित महसूस करते हैं। इस मामले की जघन्यता और क्रूरता के कारण और जबरदस्त सेंसेशनलिज्म की वजह से इसके तथ्यों और सच के साथ काफी खिलवाड़ हुआ। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये मामला जल्द ही अपने फैसले पर पहुंच जाता। वासना और दरिंदगी के मार्ग पर चलकर आज तक कोई नहीं बचा है, किसी का उद्धार नहीं हुआ। इनफैक्ट जो उस राह पर चला है उसका विनाश हुआ है, फिर चाहे वो कंस हो, रावण हो, तोली हो या मंदेर। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंसान के जन्म के साथ ही जन्म लेते हैं उसके रिश्ते। माता पिता, भाई बहन, उससे जुड़ा हर रिश्ता उसे सौगात में मिलता है। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे वो खुद चुनता है, और वो रिश्ता होता है उसके जीवन साथी का। 2 लोग मिलते हैं, भगवान को साक्षी मानकर पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लेकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेंगे। इनमें से कुछ रिश्ते इन वादों या वचनों का जीवन भर पालन करते हैं और कुछ ऐसा नहीं कर पाते और एक दूसरे का साथ और हाथ छोड़कर अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने जीवन साथी को उसी आग में झोंक दिया हो जिसके इर्द गिर्द उसने उसकी रक्षा की कस्में खाई थी?
नीचे वाटिका होटल पे। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। ये क्या कर रहा है? आग को बुझाने के बजाय घी डाल रहे हो उसमें, क्या जला रही है? सर जी मैं इस होटल का मैनेजर केदार हूँ। वो क्या है ना, मेरे जो सरजी है ना, मालिक है ना, वो नेशनल यूथ के प्रेसिडेंट है और पुराने चुनाव में बहुत सारे पेपर और बैनर पोस्टर रह गए थे ना, तो वही जला रहा था। इधर कोई आग वाग नहीं लगी साहब। मुझे कागज और कपड़े की महक नहीं लगती है, हट तू। साहब मेरी बात सुनो, इसमें सिर्फ बैनर और वो है, कुछ नहीं। अरे हट, देखने दे। अरे सर तू पानी लेकर जल्दी से। हाँ साहब। ये तो किसी इंसान का पैर लगता है। पकड़ उसे, पकड़ उसे, पकड़। माता रानी कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया। रानी माता कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया। सच में साहब, साहब मेरे को जान दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। किसी औरत की लाश रखी है। होटल का जो भी स्टाफ सबसे पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा हो। सर ये जो कोई भी है शायद इसी में लपेट कर रखा गया था इसे। सर वो मैनेजर केदार शर्मा जो लाश जला रहा था, उसके कपड़ों को भी खून लगा हुआ था। सर इस तिपाल को देख के तो लगता है कि इसको कहीं और मारा गया है और मारने के बाद इस तिपाल में लपेट के यहाँ लेकर आ गया है। सर ये देखिए, गार्डन एरिया से पायल मिली है। शायद औरत की लाश। सर यहाँ पे गार्ड स्टाफ सबसे पूछताछ करी है, लेकिन सर किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तंदूर में एक लाश ठिकाने लगाई जा रही थी और किसी ने कुछ नहीं देखा। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस केदार शर्मा को लॉकअप में लेकर आओ। अब इससे वही बात करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं उस औरत को नहीं जानता, मैं उस औरत को सच में नहीं जानता साहब, माता रानी की कसम नहीं जानता। औरत की लाश को तंदूर में डाल के जला रहा था, बिना जाने वो कौन है। ऐसा करने के लिए मुझे मेरे मालिक सुनील वर्मा जी ने बोला था। सुनील वर्मा वो नेशनल पार्टी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट। हाँ साहब वही। सर सुनील के घर का लैंडलाइन को उठा नहीं रहा है। किसी को भेजा इसके घर पता करने के लिए। और हाँ, पार्टी के ऑफिस में भी जाकर पता करने को बोलो। सर इसके अलावा उसके गाड़ी का नंबर भी पता चला है। सफेद कलर की एक छोटी गाड़ी चलाता है। गाड़ी का नंबर है DL2Z2454। दिल्ली के सभी ट्रैफिक बीट्स को वायरलेस पर नंबर भेजकर अलर्ट रहने को बोलो, खासकर शहर से बाहर निकलने वाले हाईवेज पर, क्योंकि अगर इस सुनील वर्मा का इस केस से कुछ भी लेना देना है तो वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश जरूर करेगा। सब हमें सुनील वर्मा से मिलना है, आपकी पार्टी की यूथ विंग के प्रेसिडेंट। जी सुनील जी तो घर के लिए निकल गए। कब निकले? वही कोई 7:45 के आसपास। लेकिन वो तो घर पे नहीं है, उनके घर पे तो ताला लगा हुआ है। कोई आइडिया है वो कहाँ जा सकते हैं? जी नहीं साहब, लेकिन बात क्या है, कोई मैटर हुआ क्या? आपके सुनील जी के रेस्टोरेंट के जलते हुए तंदूर से एक औरत की लाश बरामद हुई है। अगर उनसे आपकी बात होती है तो उनको बोल दीजिएगा कि हमें कांटेक्ट करें जितनी जल्दी हो सके, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं जो आपकी पार्टी के छवि के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो संदीप जी, आपके लिए जबरदस्त खबर है। प्रभाकर, सुनील के इस तरह गायब होने के पीछे सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। या तो वो मुजरिम है और फरार हो गया है, या फिर उसे वाकई में कुछ पता नहीं है और किसी काम से बाहर गया हुआ है। लेकिन सर उसके पार्टी ऑफिस में उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो उसकी फैमिली? माँ बाप है सर, अलग रहते हैं लाजपत नगर में। मैंने एड्रेस निकाल लिया है। चलो मिलते हैं। चल। जी नहीं, पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं हुई उससे। बहुत बिजी रहता हमारा पुत्र। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और ऊपर से पार्टी के इतने झमेले, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है उसको। पर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना?
इट्स ग्रूसम। हमने बॉडी की ऑटोप्सी की है। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार 60% बॉडी जल चुकी थी। शरीर के अंदर के सभी फ्लूइड्स जैसे विसरा वगैरह वेपोराइज होकर खत्म हो चुके थे। स्टोमक में 500 मिलीलीटर लिक्विड मिला है। आई थिंक इट्स अल्कोहल मिक्स्ड। बड़ी ही दरिंदगी से बॉडी को जलाया गया। हम बॉडी का एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन क्यों? आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक्सरे से हमें कुछ मदद मिलेगी। ओके, पर हमारी एक्सरे मशीन इस वक्त काम नहीं कर रही है। जैसे ही शुरू होती है हम एक्सरे निकाल लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है इससे हमें कुछ एडिशनल खबर मिलेगी। वो बॉडी नहीं, जले हुए मांसों का ढेर है। मत से कि ऐसी घिनौनी वारदात मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हैव अ सीट। थैंक यू सर। वैसे अपनी जांच को लेकर हम कहां तक पहुंचे? सर अब तो कोई खास तरक्की नहीं हुई। सुनील वर्मा भी हमारे हाथ नहीं लगा, शायद फरार हो गए। तुम क्या जानते हो सुनील वर्मा नेशनल पार्टी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट? जी हाँ सर, जानता हूँ। आप मुझे ये फैक्ट कंसिडर करने को कह रहे हैं? नो नो नो, एब्सोल्युटली। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि ये केस किसी भी कीमत पर सॉल्व होना ही चाहिए। दैट्स ऑल। यस सर। और हो सकता है हम पर पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं हैंडल कर लूंगा। और एक बात, इस केस के बारे में तुम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, करेक्ट? सर, विक्टिम की आइडेंटिटी सामने आई? सर फिलहाल सिर्फ इतना पता चला है कि विक्टिम फीमेल है, लेट 20s और मिड 30s के बीच की। इस केस को सॉल्व होने में विक्टिम की आइडेंटिटी का सामने आना बहुत जरूरी है। सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। सर, देश की राजधानी में एक औरत को इतनी बेरहमी से तंदूर में जला दिया जाता है, क्या कहना है आपका? सर, घटनाओं को पूरी रात बीत चुकी है, अभी तक कातिल का कोई पता नहीं लगा। दिल्ली पुलिस नींद से कब जागेगी? क्या कहना है आपका इस पर? सर, पूरे शहर ही नहीं संपूर्ण देश में भय की लहर दौड़ चुकी है। कौन है कातिल? देखिए, हमारी जांच फिलहाल जारी है। हमने कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की है, लेकिन उनका नाम पब्लिक नहीं कर सकते। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही जघन्य और निंदनीय है, लेकिन हम पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपराधी बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। इस केस के जो भी डेवलपमेंट्स हैं आपको सूचित कर दिए जाएंगे। नो प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो कंट्रोल रूम, जिस सफेद गाड़ी नंबर DLXX 1872 के लिए अलर्ट जारी किया गया था वो हमें करोल बाग में खड़ी मिली है। हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके। सर, ये घड़ी मिली है। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजो और इस गाड़ी को भी। सर, सुनील वर्मा आपके पड़ोसी हैं, आप जानते हैं उन्हें? जी हाँ, हम जानते हैं। वो यहाँ अकेले रहते थे? नहीं जी, उनकी बीवी भी साथ में रहती है, रहना नाम है उनका। दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? अब जी शुरू में रहने आए ना, तब तो बड़ा ही प्यार था दोनों में। बाद में तो राम जाने की स्यापा हो गया। दोनों के झगड़े की आवाज आती थी। चलो ऊपर चलो, सोने चलो। तुम जाओ, मेरा जब मन करेगा मैं आ रहना बोला ना, ऊपर चलो। अरे क्या रोज की रोज तुम्हारा ड्रामा है, कहाँ ना जाओ? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुत्ता पाल रखा है क्या तुमने घर में? चलो ऊपर चलो। चुप रहो, बाहर पड़ोसी सुन दोगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी वजह से सुना जा रहा है सब कुछ। ठीक। पूरा घर अच्छे से छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, एविडेंस कहीं भी हो सकता है, इसलिए कोई भी फिंगरप्रिंट, कोई भी एविडेंस खराब ना हो। गो सर।
सर। हाँ प्रभाकर, ये देखिए रिवॉल्वर के बुलेट्स के खाली शेल्स, और इधर देखिए सर, खून के धब्बे चारों तरफ है। ये देखिए सर, बाल भी मिला। मुझे तो लगता है उस औरत को इसी कमरे में मारा होगा। सर ये देखिए, ऊपर कबर्ड से डायरी मिली है और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। सुनील लव्स रैना लव्स सुनील। प्रभाकर वो देखो, एसी के प्लाई में भी बुलेट का मार, ये डायरी, बुलेट्स, ये बाल और वो प्लाई सब कलेक्ट करो और फॉरेंसिक में भेजो। राइट सर। मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं लगता कि जो लाश हमें मिली है वो सुनील वर्मा की पत्नी रैना की है। अंदाजा तो मेरा भी यही है प्रभाकर, लेकिन सिर्फ अंदाजे के आधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हो सकता है कि वो औरत कोई और ही हो जिसे सुनील और रैना ने मिलकर मार दिया हो और फिर फरार हो गए हो। ऐसा करो, रैना के माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। अगर उन्होंने बॉडी को पहचान लिया तो हमारे अंदाजे को आधार मिल जाएगा और इस बॉडी को पहचान लो। तब तक मैं पार्टी के ऑफिस में जाकर पता करता हूँ, शायद सुनील के बारे में कोई क्लू मिले। सब और बैठिए बैठिए इंस्पेक्टर साहब। और छोटू, और पानी पिलाएं इंस्पेक्टर साहब नू। जी मैं हूँ बल्ला, पार्टी की यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट। सुनील दिल्ली विंग का था, मैं नेशनल का हूँ। रैना को जानते थे आप? हाँ जी, बहुत अच्छे से। वो भी हमारी पार्टी की वर्कर थी, वुमेन्स विंग की जनरल सेक्रेटरी। बस इसी नाते से जानते थे। अगर मैं आपसे उन दोनों के आपसी रिश्तों पर प्रकाश डालने को कहूँ तो? अब जी आपसी रिश्ते के बारे में हम क्या बोल सकते हैं जी, पार्टी पॉलिटिक्स और यूथ की प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात हुआ करती थी। पर्सनल लेवल पे कभी बात हुई नहीं, पर यूं को तो खुश ही दिखते थे एक दूसरे के साथ। सर रैना के पेरेंट्स बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाए और सुनील वर्मा भी हमारी पहुंच से काफी दूर, which means we are at the dead end again। क्या हम लोग ये जानते हैं कि सुनील वर्मा ने मर्डर वाली रात सौराष्ट्र भवन में गुजारी थी? नहीं सर, पर ये इंफॉर्मेशन आपको डोंट फील बैड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेस हम लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्दी हमारी सबसे बड़ी ताकत है वही वर्दी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सर मैं आज ही उस रिपोर्टर को आपके साथ मिला लूं। जी सर। रंजन, दिमाग से काम। सावरकर वहां पहुंच गया जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए। और एक बात याद रखना, जब पत्रकार और पुलिस सच की खोज में हो तो दोनों के साथ में चलने में ही भलाई है। सर सर ये सुनील वर्मा के घर के कॉल डिटेल्स। कत्ल वाले दिन एक ही नंबर पर 2 बार बात हुई, एक बार बहुत देर तक और दूसरी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। सर इन नंबर पे पहले मेरा भी डाउट गया था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया तो हमें यह पता लगा कि किसी मकबूल कासिम के नाम पर ये नंबर है। सर मकबूल कासिम वही बंदा है जो रैना जी के साथ एक ही पार्टी में काम करता था, और हमारी इंक्वायरी में हमें यह भी पता लगा कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सर काफी स्ट्रांग लीड है। मुझे तो लगता है हमें अभी चल के इस मकबूल कासिम से मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, लेकिन अकेले नहीं। कौन चलेगा हमारे साथ? हेलो, समाचार इंडिया। सर सॉरी आपको वेट करना पड़ा। इट्स ओके। आप लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मतलब बात क्या है? आइए। संदीप जी, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम भी इन्वेस्टिगेशन का ही है। आप सरकार के लिए काम करते हैं और मैं अखबार के लिए, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, देश और जनता की सेवा। तो कीजिए ना, किसने रोका है? रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन कई बार यह होता है कि लोग हमारी वर्दी देखकर घबरा जाते हैं और अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन आपके सामने बेझिझक सब कुछ बता देते हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। अच्छा शेर, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो समझा दीजिए। उसकी जांच में हमें एक अहम सुराग मिला है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, इस दयानतदारी की वजह? दयानतदारी नहीं, डील। कैसी डील?
इस केस की हर इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिवली, लेकिन आपको भी इस केस की हर इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक, जब तक वो इंफॉर्मेशन न्यूज बनकर मेरे अखबार में छप नहीं जाती। मंजूर है? जी आप लोग? आपसे कुछ बात करनी है। आइए। रैना को कैसे जानते हो? रैना और मैं एक ही पार्टी में काम करते हैं। बात क्या है? रैना ठीक तो है ना? आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार 2 दिन पहले फोन पर बात हुई थी। और वो बातचीत कितनी देर तक चली थी? एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक 1 घंटा या फिर उससे ज्यादा। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? लेकिन उस 1 घंटे की बातचीत के बाद भी शायद आपकी बातें पूरी नहीं हुई, इसलिए रैना ने आपको दोबारा कॉल किया था। हाँ सर, कॉल आया था उसका, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रैना ठीक तो है ना? शायद नहीं। बॉडी की शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ मोर्ग चलना होगा। बॉडी? मतलब वो लाश जो तंदूर में मिली थी, आपको लगता है कि वो रैना की थी? मकबूल, क्या ये रहना है? मकबूल? हाँ सर, ये रहना ही है। रहना ही है ये। इसके माँ बाप भी इसे पहचान नहीं पाए थे, तुमने कैसे पहचान लिया? सर वो माँ बाप है, भीगी आंखों से शायद इसे पहचान नहीं पाए होंगे। मेरे लिए भी शॉकिंग है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर देखा है, ये रहना ही है। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन बिना बताए शहर छोड़कर मत जाना। मैं आप लोगों के पास ही जा रहा था। यह है आपकी रिक्वेस्ट पर की गई एक्सरे की रिपोर्ट, जिसे हमें पता चला है जल के चिपक चुके मांस के बीच रिवॉल्वर की गोलियां फंसी हुई। यस, ये देखिए, गर्दन और सिर के हिस्से में। और ये गोलियां? ये नहीं। इन्हें फॉरेन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए फोरेंसिक के पास भेजो और पता करो कि सुनील वर्मा के नाम पर कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर इशूड है या नहीं। सर। थैंक यू डॉक्टर। सर, मकबूल ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन हमें डबल श्योर होना पड़ेगा कि बॉडी वाकई में रैना की है या नहीं। उसके लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए परमिशन चाहिए। आई एग्री विद यू। क्या है, इस केस में हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। और जो बॉडी से बुलेट्स मिली थी, सर उन्होंने बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दिया है, बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सुनील की तलाश तेज कर दो। पुट अ बाउंटी ऑन हिज हेड। राइट सर। भारतीय पुलिस के इतिहास में डीएनए टेस्ट की शुरुआत इसी मर्डर केस से हुई थी, क्योंकि ये लाश रैना की है या नहीं है, इसको पता लगाने का पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसकी रिपोर्ट को आने में अभी थोड़ा वक्त था। सुनील वर्मा अब भी फरार था। इस केस में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी दिल्ली पुलिस अपनी कोशिशों से संतुष्ट नहीं थी। हमें अपनी स्पीड तेज करनी होगी प्रभाकर। जिस स्पीड से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। सर, बॉडी की डीएनए रिपोर्ट और उसमें से मिले बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आने से पहले तक हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन सर सुनील वर्मा के घर, रेस्टोरेंट और गाड़ी से मिले खून के नमूनों का मैच होना भी हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सर अगर मैच हो जाता है तो सुनील वर्मा को हम इस कत्ल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सर, एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। इतनी रात को भी पुलिस की मदद के लिए आप आए, थैंक यू। बताइए। मकबूल वो सिर्फ रैना का कलीग ही नहीं था, बल्कि क्लासमेट भी था,
और कॉलेज में भी दोनों साथ पढ़े थे। सुनील से पहले मकबूल और रैना दोनों अपने प्यार में गिरफ्तार थे। और इस खबर का सोर्स? जर्नलिस्ट अपने सोर्सेस रिवील नहीं करते इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मकबूल ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? चलो सर, आप अपनी डील भूल रहे हैं। मेरी दी हुई हर इंफॉर्मेशन पर आप तब तक कोई कार्रवाई नहीं करोगे जब तक। तुम्हारा अखबार प्रेस से कब निकलता है? सुबह 6 बजे। सर 6 बज गए, चले क्या? 6 बजे नहीं है, बजने वाले। परमिंदर, इंतजार करना मुश्किल होता है, लेकिन वादा तोड़ना उससे भी बुरा होता है। तो कुछ बुरा करने से अच्छा है थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। बुलाओ उसे। हे, रुको, इधर आओ। इस घर में पेपर तू ही डालता है? जी। पेपर दे यहाँ का। या तुम्हारी खबर छपी अखबार में, तो सोचा एक इंटरव्यू तुम्हारा हम भी ले लें। तुम्हारी और रैना की लव स्टोरी तो अखबार में छपी चुकी है, फिर भी अगर कुछ बाकी है तो यही वक्त है बताने का, वरना तुम समझते हो कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। कॉलेज के दिनों से मैं और रैना एक दूसरे को पसंद करते थे। वो पायलट बनना चाहती थी और फिर पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों ने साथ पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की। शादी करना चाहते थे हम एक दूसरे से। फिर अचानक से रैना ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्या हुआ रैना तुम्हें? हाँ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या? देखो मकबूल, मेरे घर वाले हमारे इस रिश्ते के खिलाफ हैं और मैं उनके खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी दोस्ती के दायरे में वापस लौट जाएं। पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि तुम्हारे इस फैसले की वजह सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स। मैडम, ये आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजे? सुनील। थैंक यू सो मच। वो फूल सुनील ने भेजे थे रैना को। जब से रैना ने उस सुनील की पार्टी ज्वाइन की थी, सुनील किसी ना किसी बहाने से रैना के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसे रैना के करीब आने का मौका मिल ही गया। कैसा मौका? रैना की एक आंटी की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। सुनील ने रैना को प्रॉमिस किया था कि वो उसके खातिर उसकी आंटी की हेल्प करेगा। फिर क्या, वो और रैना एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन तुम भी तो हेल्प कर सकते थे इस सब में उसकी। मैं पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता था और वो सुनील प्रेसिडेंट पार्टी का। वो कर सकता था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो क्या किया उसने? चल निकल बाहर। चल चल आजा। अरे मगर तू लेके जा रहा है? कहां लेके जा रहे हो? हमें पहचानता है? हाँ हाँ, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप इस वक्त यहाँ। पलट के अंदर जा और मकान खाली करना शुरू कर दे, वरना बेटे ऐसा कांड करेंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। समझा? समझवा दे। सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी आंटी के लिए जो किया उसके लिए। आपसे किसने कह दिया कि हमने वो सब आपकी आंटी के लिए किया?
खैर देखिए, हम नरोला जा रहे हैं लंच करने के लिए। आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा और हमारी खुशी भी। चलिए ना, खुशी डबल हो जाएगी। जी चलिए। चलिए, आते हैं मकबूल है। अगर तुम्हारी कहानी को सच मान लें तो फिर तो रैना के कत्ल का सबसे पहला शक तुम पर जाना चाहिए, क्योंकि प्यार में चोट खाया आशिक से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। आपको लगता है कि मैंने रैना को मारा है? नहीं मारा है ऐसा भी नहीं लगता है। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उस सुनील को मारता जो मेरे और रैना के बीच में आ गया था। हो सकता मार भी देते, पर शायद मौका ना मिला। हजारों मौके मिले थे मुझे सुनील को मारने के लिए। मैं उसे उस वक्त भी मार सकता था जब मुझे यह बात का पता लगा था कि सुनील रैना से शादी कर रहा है, सारी दुनिया से छिपकर। कहां? मंदिर में, जहां उन दोनों के सिवा उनके माँ बाप भी शामिल थे। सुनील ने रैना से शादी तो की, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इस शादी के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। एक तरह से वो रैना को कैद करके रखना चाहता था। उसे ना कहीं जाने देता था, ना किसी से मिलने देता था। वो सारा दिन घुट घुट के उसी घर में जी रही थी। उसका दम घुटता था सर। वो अपना गम छिपाने के लिए शराब पीने लगी। आए दिन उनके बीच झगड़े हुआ करते थे सर। वो उसे मारा भी करता था। लेकिन जब उसे किसी से मिलने की इजाजत ही नहीं थी तो तुम्हें कैसे पता ये सब? हमारी बातें हुआ करती थी, लेकिन फोन पर। और उस दिन भी उसका फोन आया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस दिन हमारी आखिरी बार बात होगी। तो उससे अलग हो जाओ ना, डिवोर्स ले लो उससे। डिवोर्स? वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है क्यों? पावर है उसके पास, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अच्छा रहना, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? एनी हेल्प? तुम मुझे उससे दूर भेज सकते हो? प्लीज मकबूल, प्लीज मुझे उससे दूर भेज दो। बहुत दूर, इतना दूर कि वो जाके भी मुझ तक पहुंच ना पाए। कहाँ जाना चाहती हो तुम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हेलो हेलो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि वहां उसके कुछ रिलेटिव्स रहते थे, इसलिए। और तुमने उसे प्रॉमिस कर दिया कि तुम उसकी मदद करोगे? नहीं सर, मेरे कुछ भी जवाब देने से पहले उसने फोन काट दिया। क्यों? मुझे नहीं पता सर। और उसके बाद उसका दोबारा फोन आया। हेलो रैना, हेलो। अब इससे पहले मैं कुछ बोलता, दोबारा फोन कर गया। सर, रैना की बॉडी से मिली बुलेट्स की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। फिर से मैच। ये वही गोलियां हैं जिनके शेल्स हमें सुनील वर्मा के घर से मिले। बहुत प्रेशर है मुझ पर। इस केस की वजह से सारे देश में एक घबराहट का माहौल फैल गया है। मिनिस्ट्री से लेकर विपक्ष तक सब लोग हजारों सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जवाब देने के लिए बहुत कम है। वैसे सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि रैना का कातिल सुनील वर्मा ही है, लेकिन फिर भी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। फिर भी ये सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। मैं ये मानता हूं कि कोर्ट में हम ये साबित कर देंगे कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली वो सुनील की, लेकिन यह साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि सुनील ने ही वो रिवॉल्वर चलाई थी। सर, अब तक जो भी सबूत मिले उसमें ना तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। यस सॉरी सर, लेकिन संदीप सावरकर नाम का रिपोर्टर आपसे बात करना चाहता है। कह रहा है कि रंजन सर से कुछ अर्जेंट बात करनी है। भेजो उसे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू लाइक दिस सर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। खबर क्या है? सुनील ने मद्रास कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। What? अब तक पूरे देश की सुर्खियां बन चुके इस हत्याकांड में फरार सुनील वर्मा ने चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था, वहां की एक अदालत में इंटरिम बेल के लिए याचिका दायर की।
यह खबर मिलते ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ गृह मंत्रालय की मशीनरी भी काम पर लग गई। सबका मकसद सिर्फ एक ही था, सुनील वर्मा को अग्रिम जमानत मिलने से रोकना। रैना मर्डर केस इस देश की हिस्ट्री में आज तक की सबसे घिनौनी केस में से एक है, जिसमें एक औरत को पहले गोली मारी जाती है, फिर उसके बाद उसके लाश को तंदूर में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। इसके प्राइम सस्पेक्ट है सुनील वर्मा। दिल्ली पुलिस के पास पूरा पुख्ता सबूत है। सुनील वर्मा अपने राजनीतिक संबंधों का यूज करके गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। माय लॉर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे में एंटीसिपेटरी बिल को खारिज किया जाए। हेलो, यस मिस्टर प्रधान। ब्रिलियंट, कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर, सुनील की अग्रिम जमानत खारिज हो गई। दैट्स ग्रेट सर। अब उसे हमारी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। सर बाहर प्रेस वाले खड़े हैं, तो मैं उन्हें ब्रीफ करके अपनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर देता हूँ। गो अहेड। कोर्ट के सुनील वर्मा की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? सर, सुनील वर्मा कहाँ है? कौन सा सबूत है आपके पास उसके खिलाफ? फिलहाल सुनील वर्मा फरार है और हमारा अगला कदम होगा उसे पकड़कर उसे उसके किए की सजा दिलवाना। एक मिनट रुको, मैं आता। सर, हैदराबाद की लैब ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेज दी है। एंड एज पर द रिपोर्ट, जली हुई लाश के डीएनए के साथ रैना के पेरेंट्स के डीएनए मैच होता है। गुड, इसका मतलब हमारी जांच सही दिशा में जा रही है। हेलो, जैन सर। क्या? सिर्फ यही सूटकेस है उसका? यस। देखें क्या है? ये रिवॉल्वर और कार्ट्रिजेस हम लोग बैलिस्टिक जांच के लिए दिल्ली ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था, वहां की अदालत से सुनील वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करवाकर पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और दिल्ली ले आई। पुलिस के लिए इस मामले में यह पहली जीत थी। काफी मेहनत के बाद तंदूर हत्याकांड का पहला सस्पेक्ट उनके हाथ लग गया था और अब ऐसा लग रहा था कि रैना मर्डर केस का राज जल्द ही खुलने वाला था। भाई बहुत भगाया था, लेकिन एक बात भूल गया कि हर दौड़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं खत्म होती है। अब तेरी वाली दौड़ को यहां आकर खत्म होना था तो हो गई। अब अगर करना चाहता है तो अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना अदालत में तुझे मुजरिम साबित करने के लिए सारे सबूत हैं हमारे पास। बोल, तू नहीं मारा था ना नैना? हाँ, मैं नहीं मारा था जी, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे से, बल्कि गुनाह हो गया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मारिएगा मत। आखिरकार सुनील वर्मा के इकबाले जुर्म को दस्तावेज में कैद कर लिया गया और इसी दौरान हैदराबाद से आई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि तंदूर में मिली वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रैना की थी, जो कि सुनील वर्मा की पत्नी थी। रैना के शरीर से मिली रिवॉल्वर की गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो गोलियां सुनील वर्मा की रिवॉल्वर से ही चलाई गई थी। इन सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर
पुलिस ने जो सुनील के खिलाफ केस बनाया था वो काफी पुख्ता था। पुलिस ये उम्मीद कर रही थी कि सुनील को अदालत में पेश करने के बाद 1 या 2 सुनवाइयों में ही उसे सजा सुना दी जाएगी, लेकिन ऐसा सोचना पुलिस की गलती थी, क्योंकि अदालत में सुनील अपने बयानों से पूरी तरह मुकर गया। सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था सर। तो जिस दिन ये हादसा हुआ, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो मुंबई गया हुआ था। मैं तो वहां से लौटकर जब वापस मद्रास आया तब मुझे पता चला कि क्या हुआ। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि रहना। सुनील अदालत में पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान से साफ मुकर गया। उसने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो बयान उस पर दबाव डालकर लिखवाया गया था। उसका कहना था कि वो पूरी तरह से निर्दोष था और उसकी पत्नी रैना की हत्या उसके राजनीतिक करियर को खत्म करने की एक साजिश थी जो उसके किसी विरोधी ने चली थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील पुलिस द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों को आधार बनाकर अदालत को उसे मुजरिम करार देने और उसके जुर्म की सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी और इस सिलसिले को पूरे 8 साल गुजर गए। शायद कई और साल गुजर जाते अगर रहम की उम्मीद और सजा के डर के कारण सुनील वर्मा के रेस्टोरेंट के मैनेजर केदार ने उसके खिलाफ बयान देने और सरकारी गवाह बनने का फैसला न किया होता। उसने अदालत को बताया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। केदार। हाँ सर जी। जल्दी से रेस्टोरेंट बंद कर। क्यों सर जी? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ और गेस्ट भी बहुत बैठे हुए हैं। अरे भगा सबको। एक काम कर, लाइट बंद कर, सब अपने भाग जाएंगे। चल। साले अगर जबान खोली ना तो इसके बगल में तू भी लेटा होगा। अभी जा। उसके बाद से सुनील साहब ने मुझसे कहा कि लाश को तंदूर में डाल दो और मैं वहां से तब तक नहीं लूं जब तक लाश पूरी तरीके से जल न जाए। ये बोल के जज साहब वो वहां से चले गए और जैसे ही वो गए पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर ली। माय लॉर्ड, इस गवाही के बाद और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस पूरी कहानी में अब भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है और वो है मोटिव। मेरे क्लाइंट और रैना ने लव मैरिज की थी, यानी कि प्रेम विवाह। दोनों अपना खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने अपनी पत्नी की जान ले ली? वजह थी सुनील वर्मा का पॉजिटिव। माय लॉर्ड, ये नवल महात्रे हैं, सुनील वर्मा के बहुत ही खास दोस्त हैं। आप जज साहब को सारी बातें सच सच बताइए। सुनील जब मुंबई में मेरे घर आया था तो बहुत घबराया हुआ था वो। इसने मुझे बताया कि घटना वाली रात जब ये घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुझे देख के फोन क्यों काट दिया? हेलो रैना। हेलो रैना। हेलो मकबूल, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, ये बंगला, ये गाड़ी, ये ऐशो आराम है, पर अपने यार से हिस्क लड़ा रही तू। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, शादी तो कर ली तुमने मुझसे, तो कभी पत्नी का दर्जा दिया मुझे? हाँ, कौन जानता हमारे रिश्ते के बारे में? ये कुर्सी, वो पेंटिंग, ये दीवारें, ये चारों दीवारें, बस सिर्फ ये। अरे कभी तुम हमारे रिश्ते को बाहर लेकर गए समाज के सामने? चुप! अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना, मैं अब और तुमसे डरकर नहीं रहूंगी। क्या करेगी? बोल बोल। अरे तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। मेरा मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारी इन 4 दीवार को छोड़कर जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। छोड़ के जाए? छोड़ा बेटे। आज तक जिसे छोड़ा है मैंने छोड़ा है। अब मैं तुम्हें ऐसे ऐसे छोड़ के दिखाऊंगी। इट्स ए रेयरेस्ट केस ऑफ रेयर।
इसलिए ये अदालत मुलजिम सुनील वर्मा को सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। सर जी माफ कर दीजिए सर जी। निचली अदालत ने रैना की हत्या के जुर्म में सुनील को मौत की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में उसने अपील की और हार गया। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में रहम की भीख मांगी, जहां उसकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया और आज वो जेल में है। जो सामाजिक व्यवस्था हमें अपना जीवन साथी चुनने की इजाजत देती है, वही व्यवस्था हमें इस बात की भी छूट देती है कि अगर हम अपने जीवन साथी या उसके साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो हम उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। डिवोर्स या तलाक को समाज भी मान्यता देता है और कानून भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।